नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों की। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रांतीय कार्यालय के निर्माण का भूमि पूजन किया और इस मौके पर वर्चुअल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय का निर्माण कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भाजपा कार्यकर्ताओं को आह्वान भी किया जाएगा कि सभी कार्यकर्ता अपनी तरफ से प्रांत कार्यालय बनाने में योगदान दें। सहयोग से ही ये पार्टी कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का आह्वान किया जाएगा कि आप इसमें अपनी तरफ से योगदान करें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सहयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने पार्टी के लिए कोष आज से 2.5 साल पहले हमने आह्वान किया था, 3 साल पहले, कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन को चलाने के लिए ये कार्यकर्ताओं का पैसा लगना चाहिए, नंबर 1 का पैसा लगना चाहिए। तो हमारे पास लगभग 25 करोड़ रुपया जो शुद्ध रूप से चेक से जो हमारे पास पहुंचा है, तो हम इसमें भी कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे कि कार्यकर्ताओं के खून पसीने का पैसा इसमें लगे, ताकि एक जो पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी का जो विचार है और पार्टी के अंदर जो स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। तो लाल कुआं विधायक नवीन दुमका अपने विधानसभा क्षेत्र के कई धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान विधायक ने धान केंद्रों पर कई खामियां भी पाई, जिसके बाद विधायक ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इस अवसर पर विधायक ने कहा कि धान क्रय केंद्रों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको देखते हुए उन्होंने इन केंद्रों के निरीक्षण का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए धान के समर्थन में जो मूल्य से ही किसानों की धान की खरीद हो रही है। तो उन्होंने चेतावनी भी दी कि किसानों और बिचौलियों के बीच धान क्रय केंद्रों के अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। केंद्र का इंचार्ज है, उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि मिल वाले धान का उठान नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, लेकिन वो अनलोड नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आरएफसी और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करता हूँ। केंद्र सरकार 1868 रुपये धान का खरीद मूल्य दे रही है। अगर कहीं ये लगेगा कि कोई अधिकारी ऐसा प्रयास कर रहा है कि धान की खरीद यहाँ कम हो और बढ़िया ज़्यादा खरीदे, तो निश्चित रूप से सरकार की नीति में बाधक माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ मॉनिटरिंग आज से शुरू की है मैंने, जितने धान क्रय केंद्र हैं मैं आज और कल में सब जगह जाऊँगा और कोशिश करेंगे कि किसान को उचित मूल्य मिले, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। इस वाले कांटे के विषय में मैं अभी तत्काल जो है इसके बाद दोनों सक्षम अधिकारियों से वार्ता करने वाला हूँ और निश्चित रूप से रुकावट बनेगा तो दंडित। तो किसान बिल के विरोध में कांग्रेस प्रदेश द्वारा भर में कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में आज काशीपुर के ग्राम भगेलीवाला में भी कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे और इस दौरान एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के विरोध में काला कानून लाने का कार्य किया गया है, जिसके विरोध में पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान और इस काले कानून को वापस लेने के लिए कांग्रेस आमजन के बीच जाने का कार्य कर रही है। के विरोध में एक काला कानून इस देश के अंदर लागू करने का काम किया, जिसके विरोध में पूरे देश के अंदर किसान आंदोलनरत हैं। वो सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और रेल रोकने का काम कर रहे हैं। इन विकट परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ लापत होने का काम करे। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि राज्यपाल भवन कूच करने का भी हमने देहरादून के अंदर काम किया और अब पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है हस्ताक्षर अभियान चला करके इस काले कानून को वापस लेने के लिए जो है हम दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ काशीपुर में भी जो है हस्ताक्षर अभियान और इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम आम जन के बीच में जाने
तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब मंत्री और अधिकारियों के बीच ही असमंजस ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ही, यानी कि जब उनमें दोनों में तालमेल नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री अब अधिकारियों की सीआर लिखने के लिए आतुर हैं। इससे बड़ा मजाक सरकार का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपसी असमंजस जैसी स्थिति बन जाती है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। तो वहीं भर्ती घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि जब इतने बड़े पैमाने पर नकल हुई है तो ये साफ है कि पारदर्शी व्यवस्था का दावा खोखला साबित हुआ। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली भर्तियों में भी सरकार कुछ पारदर्शी तरीके से ही काम कर पाएगी, यानी कि पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में नकल अचानक नहीं होती। जब व्यवस्था खराब हो तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। जब मंत्री और ब्यूरोक्रेसी में लड़ाई हो, जब नौकरशाही को लेकर तरह तरह के बयान आए तो कुछ कंट्रोल में है ही नहीं, नियंत्रण में कुछ भी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप ही खराब होगा। जब मंत्री कहता हो कि हमें इनकी चरित्र पंजिका भरने की परमिशन दी जाए, तो ये अजीब अजीब बातें मैं इस बीच सुन रही हूँ, जैसे कोई अज्ञानी, नादान या बिना जानकार लोग बैठे हों। और मुझे तो अवसर मिलेगा तो मैं सदन में ये बात बोलूँगी, इस तरह खिल्ली मत उड़वाइए, इससे सरकार की खिल्ली उड़ती है, मजाक उड़ती है, मजाक उड़ रहा है। तो इसे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगा जब नौकरशाह को लेकर मंत्री उनकी सीआर भरने के लिए बेचैन घूम रहे हैं। कि नकल ऐसी अचानक थोड़ी हो जाती है, व्यवस्था खराब होने से होती है। तो ये चाहिए, इतनी बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। अब वो परीक्षा रद्द होगी तो दोबारा सही हो जाएगी, इसका क्या? जब एक बार की परीक्षा ठीक नहीं करा पाए, कोई भी भर्तियां ईमानदारी से अच्छे ढंग से हो ही नहीं रही हैं। और इस समय की सबसे बड़ी बेचैनी गार्जियंस में, लोगों में अपने बच्चों की रोजगार को लेकर है, नौकरी को लेकर है। उसके बारे में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो दिनेशपुर में लोगों ने आज नवरात्रि के प्रथम दिन दुर्गा पूजा की शुरुआत कर दी है। दिनेशपुर के लोगों ने मां ज्वाला के अखंड ज्योति को कांगड़ा हिमाचल स्थित मंदिर से दिनेशपुर दुर्गा मंदिर में लाया गया, जहां नगर पंचायत की चेयरमैन सीमा सरकार, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित स्थानीय लोगों ने मां ज्वाला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। आपको ये भी बताते चले कि दिनेशपुर को मिनी जो कोलकाता है उसके नाम से जाना जाता है, और ये नवरात्रों पर अच्छी खासी रौनक जो है वो यहाँ बनाती है, यानी कि काफी ज्यादा रौनक लोगों की यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार यहाँ कुछ खास रौनक देखने को नहीं मिल रही। देखिए, ज्वाला देवी जी ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, और यहाँ की ये जो ज्योत है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि लगभग हजारों साल से ये ज्योत अपने आप ही जलती चली आ रही है। ना किसी अग्नि की जरूरत है, ना किसी घी तेल की जरूरत है। तो एक आस्था है कि माँ का निवास इसी ज्योत के साथ है, और इसीलिए दिनेशपुर में प्रथम बार दुर्गा स्वीट्स के जो स्वामी है गोपाल चक्रवर्ती जी, उनकी जजमानी में हम लोग गए थे ज्योत को लेने। इस दिनेशपुर क्षेत्र और हमारे जिले, हमारे प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए, और मुझे आशा है कि जहां देवी का निवास है और वो देवी इस दिनेशपुर तक आई है, तो जहां तक उनका आशीर्वाद इस नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों के ऊपर रहेगा और पूरे देश में खुशहाली आएगी, कोरोना से मुक्ति मिलेगी। उद्देश्य माता जी के दरबार में हम पहुंचे कि इस इलाके का सुख शांति के लिए हम लोग गए थे, और माता जी का जयकारा करते हुए हम लोग आए। और हमें आशा है कि हम लोगों को कोरोना से मुक्ति माता रानी अवश्य दिलाएगी। दुर्गा पूजा 60 साल से दुर्गा पूजा होते आ रहा है, लेकिन इसमें इस बार कोरोना के चक्कर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और भीड़ भाड़ करने से भी दिक्कत है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार, आज शनिवार का दिन है, आज हमने केला काटा है, और 5 दिन का माँ दुर्गा का पूजा हम मनाएंगे। और तो शारदीय नवरात्रों के पहले दिन आज सितारगंज के मंदिरों में कोरोना महामारी के चलते भीड़ देखने को मिली, और मंदिरों में कुछ एक श्रद्धालुओं ने ही हाजिरी दी, और इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। एक चैत्र नवरात्रि, दूसरी शरद
जो अभी चल रही है शरद नवरात्रि, इस शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, सभी मतलब जो हैं हमारे समाज के लिए, हिंदुत्व समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माता जी बहुत दिनों से लॉकडाउन के बाद आज एक कुछ मतलब हैं हमारी सरकार की ओर से थोड़ी सी छूट मिली है, जिसमें कम से कम 200 व्यक्ति, लेकिन आज भीड़ भड़ाका काफ़ी है और सारे मतलब हैं हिंदू परिवार इसमें आकर अपनी मतलब पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं लाल कुआं में भी शारदीय नवरात्रों के पहले दिन महालक्ष्मी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का एक एक कर आना शुरू हो गया था और इस दौरान लोगों ने मंदिर में पहुंचकर माता का भी आज आशीर्वाद लिया और मां के पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री की पूजा अर्चना की और देश और परिवार की खुशहाली के लिए, कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भी आज प्रार्थना की गई। इस अवसर पर मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर महाराज ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर महालक्ष्मी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा की पूजा कर परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आज प्रथम नवरात्रि में लोग श्रद्धालु दर्शन कर एक एक करके आ रहे हैं और अपने भगवान की पूजा करके वापस जा रहे हैं। और निश्चित ही यह ऐसा काल चल रहा है कि जब सब श्रद्धालु भगवती के आश्रय दर्शन करने आएंगे, निश्चित ही महामारी दूर हो जाएगी। तो हल्द्वानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा महिला पुलिसकर्मियों के एक दल का गठन किया गया, जिसे महिनस चिता मोबाइल का नाम दिया गया है और इस दल की अगुवाई महिला सब इंस्पेक्टर करेंगी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीना ने आज चीता मोबाइल दल को हरी झंडी दिखाकर ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नैनीताल जिले में महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों की रोकथाम में ये अहम भूमिका निभाएगा और दल जो है बिल्कुल सफल यहां सिद्ध होगा। ये महिला चीता 100 नंबर कॉल के आने के बाद तत्काल घटनास्थल पर जाकर महिलाओं की सुरक्षा व उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा प्रयोग की जा रही स्कूटी हंस फाउंडेशन के द्वारा दी गई है। फाउंडेशन की तरफ से हमें 9 स्कूटी मिली है। आज हम लोग इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में इसको हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड महिला टीम होगी जो महिलाओं से संबंधित जो भी हमारे पास सूचनाएं आती हैं दिन प्रतिदिन में, चाहे वो पुराना जो हमारा 1090 नंबर था उसके माध्यम से या 112 के माध्यम से, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है और अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है 8191911090, उन पे जो सूचनाएं प्रतिदिन हमें प्राप्त होती हैं। अब हम लोग इसको महिलाओं जो हमारे सिपाही हैं, महिला जो हमारी सब इंस्पेक्टर है, उसके माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करेंगे और हर सूचना पे वही मौके पे जाएंगे रिएक्शन में। तो हल्द्वानी में 13 अक्टूबर को शक्ति फार्म में पुलिस द्वारा एक परिवार के साथ ही की गई मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया था और इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस डीआईजी के आवास पर पहुंचे और डीआईजी से पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इन लोगों का आरोप था कि इस मामले को लेकर वह एसएसपी और जिलाधिकारी से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। डीआईजी साहब के पास शिकायत करने इसलिए आए हैं सर कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मेरे को ये पता नहीं है कि अचानक 10 बजे पुलिस 10:15 बजे करीब हमारे घर में घुस के बिगर कारण बताए, बिगर कोई रीजन के सूचना के मारना, कमरे में घुस के मैं बेडरूम में एक अंडरवियर में सोया हुआ हूँ, आती है सीधे तुम्हें मारना, मेरे को मारना पीटना शुरू करती है। महिलाओं को गेट तोड़ रखा है, घड़ी फोड़ रखी है और ये महिलाओं को, मेरे पूरे परिवार यानी बहू से लेके 75 वर्ष की माता जी हैं, उनको भी, किसी को, बच्चों को, किसी को नहीं बख्शा गया। अब मुझे ये पता नहीं है कि किस कारण से पुलिस आई और क्यों हमें मारा गया, क्यों हमारी ये घर की ये हालत करी गई, मुझे कोई पता नहीं है। ये शक्ति फार्म का एक मामला है जहाँ पर एक जो परिवार है उस परिवार के अंदर वहाँ के क्षेत्रीय जो पुलिस चौकी थी, वहाँ थाने से लोग आए, 5 पुलिसकर्मी, 5 पुरुष थे और उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा, महिलाओं को बाहर निकाल दिया। पहले फिर जो वहाँ के पुरुष थे उनको मारा पीटा, उसके बाद में औरतों से बदतमीजी करी, इनके भी मतलब ये कि प्राइवेट पार्ट पे वो करी और इनकी मैक्सी तक फाड़ दी। इसके संज्ञान में लेकर उधम सिंह नगर के अंदर इन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई, जिलाधिकारी से गुहार लगाई, सीओ से गुहार लगाई, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई ना हुई। इसलिए हमने आज अपने डीआईजी साहब को एक ज्ञापन दिया है कि हम इस पर चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके कानून कार्रवाई हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। निलंबित से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए।
तो नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सत्य के तहत विकासनगर चौकी में आज नशे के आदी लोगों को बुलाकर उन्हें इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कुछ जाने माने डॉक्टरों ने इन लोगों की काउंसलिंग की और उसे नशे का त्याग करने के लिए भी आह्वान किया गया। देहरादून के द्वारा 1 माह का अभियान चलाया गया है नशे के विरुद्ध कि जो बच्चे या युवा हमारे इस नशे की गिरफ्त में आकर के और वो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, उनको जीवन की सही राह दिखाने के लिए कि वो अपने जीवन की सत्यता को जाने, जीवन की सत्यता क्या है, उसको सही दिशा में ले जाने के लिए ये 1 माह का ऑपरेशन सत्य चलाया गया है। तो देहरादून एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट से सटे जंगल को सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार ने इस फैसले का पर्यावरणविद विरोध जो है वो कर दिया है और इन जंगलों को बचाने के लिए आगे का रास्ता जो है वो निकाला जा रहा है। तो इस मामले को लेकर पर्यावरण जो विद हैं उन्होंने देहरादून में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे पर्यावरणविद मोहित उनियाल के मुताबिक अगर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे और जिसके कारण इन जंगलों में रहने वाले बड़ी संख्या में जो वन्य जीव हैं उन्हें काफी ज्यादा आहत होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल भी जंगल जो है वो नहीं काटे जाने चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24।